नमस्कार दोस्तों, यह एन सी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो इसमें अपना आज है 6वां पाठ। ठीक है ना। तो चलिए, ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है और इसमें जो हर एक फैक्ट व लाइन है वह महत्वपूर्ण है और जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे अपन। तो चलिए, हर एक फैक्ट और लाइन को समझते हुए आराम से याद करते हुए चलते हैं। विषय 6 है ना, मूल निवासियों का विस्थापन। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए। किस किस के? एक तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के। विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका के स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में दोबारा देख लें। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका और स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में 18वीं सदी से हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहाँ दोबारा से है ना। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 यानी कि पाठ 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। विषय 8 में, ठीक है ना, स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज ये यूरोपीय एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक है और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नज़र आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था और यह भी कि कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्काचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगोंग और परामत्ता। ये पाठ बता रहा है इसमें कि भाई ये पढ़ेंगे अपन इसमें ना। विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी यानी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक है और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नज़र आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था और यह भी कि कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्काचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगोंग और परामत्ता।
20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया जाता था कि जिस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की, उनमें यहाँ के मूल बासिंदों का शायद कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने कि यूरोपीय लोगों के प्रति। एक मिनट है ना, अपना पाठ है ये, मूल निवासियों का विस्थापन है ना, पाठ 6 है। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया जाता था कि जिस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की, यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की, उनके यहाँ के मूल बासिंदों का शायद ही कहीं कभी जिक्र होता, उनमें यहाँ के मूल बासिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने के लिए कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने उन पर अध्ययन प्रारंभ कर दिया और बहुत बाद में 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने मौखिक इतिहास के लिए प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथा कृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घाएँ तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। यूरोपीय साम्राज्यवाद, ठीक है, यूरोपीय साम्राज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य, पार्ट 8 के बारे में बोल रहा है। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 7वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 7वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। देख, बात आ रही है यूरोपीय साम्राज्यवाद की। जब स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 7वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ, तब फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। किसने कर दिया? अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में किसने? फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना। फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था। आयरलैंड, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। आयरलैंड किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी से यह बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाका का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए।
दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, ठीक है ना। व्यापारिक कंपनियों ने, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था क्या, ऐसे ही स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाईं और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। यानी कि देश कौन का है और आ के लड़ कौन रहे हैं, दादागिरी कौन कर रहे हैं उन पे, वो वाला सिस्टम है। चीज़ उनकी है, साधन संपन्न उनके हैं, लेकिन उनसे पूछ के और उनके अंडर में होकर काम करना पड़ रहा है मूल निवासियों को। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपनी उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर यानी कि सेटलर का मतलब होता है आबादकार मतलब आबादकार कर तो नहीं है ये शब्द। दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए है ना, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए, ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। कनाडा को छोड़कर, जहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है, इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। कनाडा को छोड़कर, जहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। बात समझ में नहीं आई भाई। सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए था ये, ठीक है ना, सेटलर। और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। आगे चलते हैं। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। अमेरिका, पहली बार अमरीगो वेस्पुकी 14 से 1512 का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त अमेरिगो वेस्पुकी इसके नाम पर पड़ा है अमेरिका। ठीक, 14 से 1512। ठीक है। कनाडा से निकला शब्द 1535 में खोजी जाकर कॉटियर को मिली जानकारी के मुताबिक यूरोपीस की भाषा में कैनाटा का मतलब काम। ठीक है। इसके बाद में एक मिनट है। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। अमेरिका, पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी 14 से 1512 का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त। पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी 14 से 1512
का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त। कनाडा। कनाडा से निकला शब्द 1535 में खोजी जाक कॉर्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्वीज की भाषा में कनाडा का मतलब गांव। ऑस्ट्रेलिया। महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम लातिन में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। लातिन में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। ऐसे नाम पड़ा था भाई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रल, 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 ऑस्ट्रल यानी कि लातिन भाषा में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं लातिन में। न्यूजीलैंड। हॉलैंड के तासमान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, न्यू जी। हॉलैंड के तासमान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। जियोग्राफिकल डिस्कवरी पृष्ठ 805 से 805। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज़्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होते हैं। से ज़्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होते हैं। उत्तरी अमेरिका। कुछ रहा थोड़ी है भाई, नहीं कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुआ है पाठ। मूल निवासियों का विस्थापन है ना। इसके बाद में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वो ये पूछेगा बताइए ऑस्ट्रल को लातिन में क्या बोलते हैं? दक्षिण। और कनाडा का मतलब गांव है इरोक्वीज की भाषा में। और अमेरिका, अमेरिको वेस्पुकी 14 से 1512। 14 से 1512 कनाडा से निकला शब्द है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में एरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। मतलब उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में ग्रेट विस्तृत मैदानी इलाके, ग्रेट विस्तृत झीलें, मिसिसिपी, ओहियो और अप्पालाचियां पर्वतों की घाटियां हैं। ग्रेट यानी विस्तृत झीलें, मिसिसिपी, ओहियो, ये क्वेश्चन आ चुका है। मिसिसिपी, ओहियो ग्रेट झीलें स्थित हैं उत्तरी अमेरिका। मैदानी इलाका ग्रेट यानी विस्तृत झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचिया पर्वतों की घाटियाँ हैं। दक्षिण दिशा में मेक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। ठीक है ना। दक्षिण में क्या है? मेक्सिको। 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूँ, मकई, फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ है। यूरोप, अफ्रीका और चीन के। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से
उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे, लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी आने से पहले। आई बात समझ में? पहले से ही लोग रह रहे थे भाई उत्तरी अमेरिका में। मूल निवासी। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले वेरिंग स्टेट के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। 30,000 साल पहले वेरिंग स्टेटस के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। मूल निवासी। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले वेरिंग स्टेट के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। एक तीर की नोक। अच्छा, तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। अमेरिका की पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप में उन्होंने अमेरिका नाम दिया से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से ज़्यादा ज़बानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों के आधार पर कुछ दूसरी चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ संस्कृतियाँ सहस्त्राब्दियों तक कायम रही। विलियम मैकलिस, अमेरिका से पहले का दिन। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ संस्कृतियाँ सहस्त्राब्दियों तक कायम रही। नेटिव का मतलब है मूल बासिंदा। का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्ष तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। नेटिव यानी कि मूल बासिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। नेटिव का मतलब क्या है? मूल बासिंदा। यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है। आबादी बढ़नी शुरू हुई। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें वाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। बाइसन। यह 17वीं सदी से आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घोड़सवारी शुरू कर दी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे। वाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। वाइसन है। यह 17वीं सदी से आसान हो गया
जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी, ये 17वीं सदी से आसान हो गया। जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी, वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने कि उन्हें भोजन के लिए ज़रूरत होती थी। स्पेनी आबादकारों से, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने कि उन्हें भोजन के लिए ज़रूरत होती थी। आगे चलते हैं। उन्हें बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की ज़रूरत होती थी, कोशिश नहीं की, और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, ये बढ़िया है भाई, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। केंद्रीय तथा दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती हैं, पर कुल मिलाकर ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उनसे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। मिल्कियत, वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीज़ें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। ये बढ़िया है भाई। मिल्कियत क्या है? वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीज़ें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं। रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेम पुट बेल्ट, किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था। रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेम पुट बेल्ट है, बेम पुंग बेल्ट, किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था। अब और कुछ थोड़ी है, ये है नेटिव। नेटिव यानी कि मूल बासिंदा। यूरोपियनों से मुकाबला। यूरोपियनों से मुकाबला। नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त पद। एब्रोगनिक, नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लैटिन में एव का मतलब से और ओरिजिन का शुरुआत। एवोरिंगल, एब्रोगिनल एक विशेषण जिसे संज्ञक तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। एब्रोरिंगिनी है ना, ABROGINE और ये NAL। एम्ब्रोगिनल एक विशेषण शुरुआत है ना, संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन एम्ब्रॉयड, एम्ब्रियन, उत्तरी तथा दक्षिण तथा कैरिबियन के मूल के निवासी। फर्स्ट नेशनल पीपल, मूल निवासियों के संगठित समूह जिन्हें
कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1876 के इंडियन एक्ट में वेट्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 19 के दशक में नेशन से शब्द प्रयुक्त होने लगा। इंडिजिनियस पीपल, ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हैं। इंडिजिनियस पीपल। नेटिव अमेरिकन, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देशी लोग, यह पद अब बहुत प्रचलित है। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देशी लोग, नेटिव अमेरिकन। रेड इंडियन, गेहूं वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। विस्कॉन्सिन के विनिवागो कबीले की एक महिला, 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए। नेटिव आया ना, नेटिव का मतलब है मूल बासिंदा। ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। नई दुनिया। एवरोंगल, अमेरिकन इंडियन, अमरिंडियन, फर्स्ट नेशन पीपल, इंडिजिनस पीपल, नेटिव अमेरिकन। रेड इंडियन, गेहूं वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। रेड इंडियन। नेटिव अमेरिकन, यह पद अब बहुत प्रचलित है। मूल निवासियों के नाम ऐसी चीज़ों को दिए गए जिनका इन कबीलों से कोई संबंध नहीं था। डेकोटा हवाई जहाज, चिरोकी जीप, पोंटियाक कार, मोहॉक वाल कटाई। मूल निवासियों के नाम ऐसी चीज़ों को दिए गए जिनका इन कबीलों से कोई संबंध नहीं। अच्छा, डकोटा, चिरोकी, पोंटियाक, मोहाक। प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा हुआ था कि होपी यह मानते थे कि पत्थर की पट्टी पर यह खुदा हुआ था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे, वे इंसान होंगे। दोबारा से, पत्थर की पट्टी पर यह खुदा हुआ था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे, वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठे हुए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्य देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्विस्टाडोर दिखलाई पड़े। उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्क्विस्टाडोर दिखलाई पड़े जो धरती के उस छोर से आते हुए कैचुओं की तरह लग रहे थे। सो उन्होंने समझा वे वही है जिनका इंतजार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी। इससे पूरी उत्तरी अमेरिका में यह बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाई और बहनों ने सभी चीज़ों को पवित्रता को भुला दिया है और इसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। ली ब्राउन की एक वार्ता से 1986। जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी चीज़ों से पढ़ते हैं, यूरोपियनों से मुकाबला। ओपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी है। ओपी 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोग का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे।
ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। उनका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, जिसे वे कभी कभी अपनी मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने में तीर धनुष की अच्छी पूरक साबित हुई, शराब देते थे। वहाँ के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था। वे जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। यूरोपियन लोगों ने उन मूल निवासियों से यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। तंबाकू की आदत किससे ग्रहण की? यूरोपियन लोगों ने उन मूल निवासियों से क्यूबेक और अमेरिकी उपनिवेश। 1476 में जॉन कैबोट न्यूफाउंडलैंड पहुंचा। 1507 में अमेरिकी डे वेस्पुकी टेबल्स प्रकाशित हुई। अमेरिगो डे वेस्पुकी कब? 1507 में। 1534 में जैक कार्टिनर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे करने की यात्रा की और मूल बासिंदों से मिला। 1660 में फ्रांसीसी ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। दोबारा देख ले। 1497 में जॉन कैबोट न्यूफाउंडलैंड पहुंचा। कौन? जॉन कैबोट। 1507 में अमेरिगो डे वेस्पुकी टेबल्स प्रकाशित हुई। 1534 में जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों से मिला। कौन? जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे 1534 और मूल बासिंदों से मिला। सेंट लॉरेंस। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। 1607 में ये क्यूबेक है, ये अमेरिकी उपनिवेश है। 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। ब्रिटिश लोगों ने किस उपनिवेश की खोज की? वर्जीनिया की। कब की? 1607। वर्जीनिया ब्रिटिश लोगों ने। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ मैसाचुसेट्स की खोज की। 1607 ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। ठीक है ना? 1607। 1620 ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ मैसाचुसेट्स में की खोज की। क्यूबेक अमेरिकी उपनिवेश। पारस्परिक धारणा है। अब कुछ रहा है उसको देख लेते हैं। ओपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। नई दुनिया एब्रोगिनियल एक विशेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। कैरिबियन मूल के निवासी, फर्स्ट नेशन पीपुल। 1876 के इंडियन एक्ट में वेट्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक में नेशन शब्द प्रयुक्त होने लगा। ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हैं। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देशी लोग, रेड इंडियन। डेकोटा, चेरोकी, पोंटियाक, मोहाक। डेकोटा का मतलब है हवाई जहाज, चेरोकी मतलब चीक,
जीप, डेकोटा, चिरोकी, पोंटियाक। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। ठीक है, अब है पारस्परिक धारणाएं, है ना। पारस्परिक धारणाएं, इसको पढ़ेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।